हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं वस्त्र विज्ञान में रंगाई एवं छपाई, डाइंग एंड प्रिंटिंग। तो ये इसका पार्ट 1 है। इसमें यदि हम रंगाई की बात करें, डाइंग की बात करें, तो देखिए रंगाई क्या है, कला सौंदर्य प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन समय से ही भारत में रंगों के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है भारत में मनुष्य को प्राकृतिक रंगों का ज्ञान भी काफ़ी प्राचीन समय से ही था। जैसे कि इन्होंने इंडिगो, टर्मरिक और सैफरॉन, बहुत सारे प्राकृतिक रंगों के बारे में उन्हें ज्ञान था। रंगों के क्षेत्र में भारत का प्रभुत्व एकाधिकार भी था। इन रंगों का उपयोग न केवल भारतीय वस्त्रों को आकर्षक बनाने हेतु किया जाता था, वरन इनका पश्चिमी देशों में भी बड़ी मात्रा में ये उपलब्ध कराए जाते थे। जो भी रंग थे वस्त्रों को आकर्षक बनाने हेतु, जब हम परिसज्जा करते हैं तो हम वस्त्रों को रंगते हैं। रंगने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है, यानी कि रंग, उसे डाई कहा जाता है। और जिस प्रक्रिया द्वारा यह प्रक्रिया की जाती है उसे डाइंग कहते हैं। तो ये हमारी रंगाई कहलाती है। यदि हम इससे पहले हम डाइंग प्रोसेस पढ़ने से पहले हम रंगों के बारे में जान लेते हैं। जो हमारे रंग हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए रंग ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रंग और कृत्रिम रंग, यानी कि नेचुरल डाई और सिंथेटिक डाई। जो प्राकृतिक रंग है ये हमारे वनस्पति, जो प्राणी, जो खनिज, ये तीनों तरीके से हम प्राकृतिक रंगों की प्राप्ति कर सकते हैं। जो वनस्पतिज रंग हैं ये कैसे होते हैं, देखिए भारत और मिस्र में जो भी ये रंग थे, पौधों का प्रयोग रंगाई के लिए प्राचीन समय से ही यहाँ पर किया जा रहा था। रंगों के उदाहरण जैसे कि मेहंदी हो गए, या मेहंदी से प्राप्त जो भी रंग है, जब हम मेहंदी के पत्तों को पीसते हैं तो उससे रंग प्राप्त होता है। केसर हो गया, पलाश, पारिजात, हल्दी, बहेड़ा, आंवला, कत्था, नील, जामुन, कीकर, इन सभी से हम वनस्पतिज रंग यानी कि प्राकृतिक रंग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है प्राणिज, जो कैक्टी कॉकेनियल, ये कीड़े की प्रजाति होती है जिससे हमें रंग प्राप्त हो जाता है। दूसरा है कैरेमिस, इससे भी रंग की प्राप्ति हो जाती है। ये हमारे प्राणिज रेशे रंग हैं जिनसे हमें रंगों की प्राप्ति हो जाती है। खनिज जैसे कि लोहेपूर्ण जो होते हैं रंग, उनसे हमें प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि लोहे की धातु होती है, यदि उसमें थोड़ी नमी हो या नमी की वह अवस्था में हो तो उसमें जंग लग जाता है। यही सिद्धांत हम खनिज रंगों की प्राप्ति के लिए भी करते हैं। जैसे कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को हम पानी तथा सिरके में भिगो दिया जाता है। कुछ दिन बाद भीगा रहने पर वह हवा के ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उनसे भूरा रंग हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम खनिज रंगों को भी प्राप्ति कर सकते हैं। फिर आगे यदि हम बात करें कृत्रिम तथा संश्लेषणात्मक रंग यानी सिंथेटिक रंग की, तो देखिए जो सिंथेटिक रंग थे इनकी खोज जो हुई थी 1856 में हेनरी विलियम पर्किन ने की थी। ये आपके पीजीटी में भी क्वेश्चन आया था कि संश्लिष्ट रंगों की खोज किसने की थी। तो ये किसने की थी, हेनरी विलियम पर्किन ने इन रंगों की खोज की थी। जब यह एनिलिन से कुनैन बना रहे थे तब उन्हें अचानक ही संश्लिष्ट रंगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और उन्होंने रंगों की जो भी रंग बनाने की जो प्रक्रिया थी वो अपनाई। यदि हम इनके संश्लिष्ट रंगों के बारे में बात करें, कृत्रिम रंग जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि डाइंग या बेसिक डाइज, जैसे क्षारीय रंग हो गया। तो ये कैसे रंग होते हैं, क्षारीय रंग जो होते हैं कोलतार रंग होती हैं। इनका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें रेशम या ऊनी वस्त्रों को चमकीला प्रभाव देना हो, तब हम इन रंगों का प्रयोग करते हैं। ये जो रंग होते हैं प्राकृतिक वस्त्रों पर इसका प्रयोग करते हैं। तो रंग जो है वो धूप, धुलाई, पसीने या वायुमंडल प्रभाव से पक्के नहीं रहते हैं। यदि इन रंगों पर धूप या फिर बार बार धुलने पर इनका जो रंग है वह हल्का पड़ जाता है, पक्के नहीं होते हैं। लेकिन जो एक्रिलिन तंतु होते हैं, मैनमेड होते हैं, उनके लिए ये अच्छे माने जाते हैं। इन रंगों को ऐसे वस्त्रों पर प्रयोग लाया जाता है जिन पे पहले अम्लीय रंगों के साथ प्रतिक्रिया की गई हो। इनका प्रयोग हम उन वस्त्रों पर करते हैं। दूसरा है ऑक्सीकारक रंग। ऑक्सीकारक रंग कैसे होते हैं, देखिए जो ऑक्सीकारक रंग है ये सबसे पुराना संश्लिष्ट रंग है। जो एनिलिन होता है काला रंग, इसी वर्ग का एक उदाहरण है। ये जो रंग होते हैं ये काले रंग होते हैं, सबसे गहरे होते हैं, पक्के होते हैं। इनका जो प्रयोग है ये सूती वस्त्रों पर ज़्यादा किया जाता है।
फिर है अम्लीय रंग यानी एसिडिक, तो ये कैसे होते हैं? इनका प्रयोग ऊनी रेशमी वस्त्रों पर जो ऊनी रेशमी वस्त्र होते हैं उन पर इनका प्रयोग किया जाता है। ये जो रंग होते हैं, यदि हम इन्हें ये प्रकाश के प्रभाव में आकर भी ये जो है ये पक्के ही रहते हैं, लेकिन जब बार बार धुलाई की जाती है तो ये थोड़े हल्के हो जाते हैं, जो हमारे अम्लीय रंग हैं। फिर है क्रोम रंग। ये कैसे होते हैं क्रोम रंग? ये अम्लीय रंगों से संबंधित होते हैं। ये जो रंग होते हैं वस्त्रों के लिए सबसे अधिक पक्के माने जाते हैं। फिर बात करते हैं हम सल्फर रंग की। देखिए आप लोग के यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा रंग किन वस्त्रों के लिए किया जाता है, या फिर ये घुलनशील है या नहीं पानी में, इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर पढ़ते हैं हम गंधक रंग। तो ये आपके कैसे होते हैं? इन रंगों का प्रयोग जो है सूती या लिनन वस्त्रों पर किया जाता है। ये रंग जो होते हैं ये धुलाई और धूप या पसीने के प्रति पक्के होते हैं, यानी इन पर कोई असर नहीं पड़ता धुलाई का या धूप का। किंतु ये जो रंग होते हैं अत्यधिक क्लोरीन विरंजन से उतर जाते हैं। यदि हम इन्हें ब्लीच के प्रभाव में लाएं, क्लोरीन ब्लीच के, तो ये रंग जो है ये हल्के पड़ जाते हैं। गंधक रंग जो होते हैं पानी में घुलनशील नहीं होते, यानी अघुलनशील होते हैं, लेकिन हमें इन्हें यदि घुलनशील बनाना है तो हम इसमें कास्टिक सोडा या सोडियम सल्फाइड की सहायता से हम इन्हें घुलनशील बना सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रसारित रंग, डिस्पर्स डाई। तो ये कैसे होते हैं? ये एसीटेट तंतुओं को रंगने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये भी आपके जल में घुलनशील नहीं होते हैं, सल्फर रंग भी नहीं होते हैं और प्रसारित भी, ये उसमें घुलनशील नहीं होते हैं जल में। परंतु जो प्रसारित रंग है ये महीन पिसे रूप में यदि होते हैं, उपलब्ध होते हैं, तो इस कारण क्या होता है ये अच्छी तरीके से पानी में विसर्जित हो जाते हैं और ये रंग जो होते हैं ये पक्के होते हैं। फिर बात करते हैं हम कलरस डाइस की यानी रंगहीन की। तो ये आपके कैसे होते हैं? चमकदार रंग होते हैं जो कि सूती, ऊनी, एसीटेट, नायलॉन इन तंतुओं पर इनका प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं हम नेफ्थॉल की। ये कैसे होते हैं? ये भी पानी में घुलनशील होते हैं। इन्हें घुलनशील यदि हमें बनाना है तो हम कास्टिक सोडे का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए नेफ्थॉल, गंधक, प्रसारित, ये जो रंग होते हैं ये पानी में अघुलनशील होते हैं। फिर बात करते हैं हम वार्प रंग की। तो ये कैसे होते हैं? ये पहला संश्लिष्ट रंग था। ये सूती, लिनन, रेयॉन इन सब के लिए ये पक्के रंग होते हैं। ये भी अघुलनशील होते हैं। इन्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल में घुलनशील बनाया जा सकता है। फिर बात करते हैं हम आगे, तो कौन सा? प्रत्यक्ष रंग। तो प्रत्यक्ष रंग आपके कैसे होते हैं? ये जो रंग होते हैं ये प्रत्यक्ष रंगाई हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। जो आपके सेलुलोज तंतु होते हैं जैसे कि कॉटन, लिनन, इन पर इनका प्रयोग किया जाता है। इन रंगों को पानी में घुलनशील बनाने के लिए रंग के घोल में सोडा, ऐश या थोड़ा नमक मिला दिया जाता है। ये जो प्रत्यक्ष रंगाई है, डायरेक्ट डाई, ये काफ़ी सस्ती होती है, लेकिन ये रंग जो होते हैं पक्के नहीं चढ़ते हैं वस्त्रों पर, ज़्यादा धुलाई करने पर ये निकल जाते हैं। इसमें हम 3 देखते हैं डायरेक्ट में, स्वतः प्रत्यक्ष रंग, विकसित और एंजोइक। ये आपके कैसे होते हैं? सेल्फ डायरेक्ट यानी स्वतः प्रत्यक्ष रंग। इसमें भी सभी सेलुलोज जो तंतु होते हैं जैसे कि कॉटन हो गया या लिनन हो गया, उन वस्त्रों पर इनका प्रयोग किया जाता है चमकीला प्रभाव देने के लिए। यदि इन रंगों में हम नमक मिला दें तो ये जो रंग हैं ये अच्छे चढ़ जाते हैं वस्त्रों पर, यानी कि सूती रेयॉन वस्त्रों पर ये अच्छे चढ़ते हैं और निकलते भी नहीं है। किंतु यदि हम ज़्यादा इसको धुलेंगे या धूप में ज़्यादा रखेंगे तो ये कच्चे भी पड़ जाते हैं। फिर है विकसित रंग। विकसित रंग आपके कैसे होते हैं? जो सेलुलोज तंतु के साथ साथ इनका प्रयोग हम ऊन, रेशम तथा नायलॉन वस्त्रों पर भी कर सकते हैं। पहले वस्त्रों को बेसिक रंगों में रंगा जाता है, उसके पश्चात हम रासायनिक रूप से इनमें जो भी रंगाई करते हैं तो उसके माध्यम से विकसित रंग कहलाते हैं। फिर बात करते हैं हम एजोइक रंग की। तो ये कैसे होते हैं? इन रंगों को नेफ्थॉल या रैपिडोजन के नाम से भी जाना जाता है। ये रंग जो होते हैं ये धुलाई और प्रकाश यानी धूप में पक्के होते हैं। एंजोई रंगों का प्रयोग हम सूती वस्त्रों के लिए विशेष रूप से करते हैं। इनका प्रयोग भी हम विकसित रंगों के समान ही करते हैं, यानी कि वस्त्र को पहले नेफ्थॉल में डुबोया जाएगा, बाद में अन्य रंग की क्रिया की जाएगी। तो ये तो हो गए थे हमारे संश्लिष्ट रंगों के प्रकार। आगे देखते हैं हम रंगाई की विधियाँ।
तो यदि हम रंगाई की विधियाँ की बात करें तो इसमें आपकी स्टॉक रंगाई, टॉप रंगाई, ठीक है, सूत्र रंगाई, क्रॉस रंगाई, टॉप वस्त्र, ये सब आपकी रंगाई इसमें आती है। तो पहले बात करते हैं हम टॉप रंगाई की। जब भी हम वस्त्रों को रंगते हैं तो ये हमारी रंगाई की प्रक्रिया है। कौन कौन सी, पहले तो हमने कलर्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम रंगाई के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारी स्टॉक रंगाई है ये आपकी कैसी होती है स्टॉक रंगाई? तो देखिए वस्त्रों को हम जो भी वस्त्र हैं या तो तैयार वस्त्र हो गए या बुने हुए वस्त्र हो गए, उन पर हम रंग चढ़ाने की क्रिया करते हैं। इसमें पहला है हमारा स्टॉक। इसमें क्या करते हैं, जो वस्त्र है हमारा उसकी जो तंतु हैं उसकी कताई से पहले ही तंतु अवस्था में इसको रंगा जाता है। यानी कि हमारा जो तंतु है हम उसकी कताई से पहले ही जब रंगाई की क्रिया करते हैं तो वो हमारी स्टॉक रंगाई कहलाती है। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, तंतुओं को बड़े से एक टैंक में रखा जाता है, उच्च तापक्रम पर रंगों के साथ क्रिया करवाई जाती है। इस विधि से रंगों को घोल में तंतु में पंप द्वारा प्रविष्ट कराया जाता है रंग को। कई बार अच्छी तरीके से यदि ये रंग न चढ़े तो कताई की प्रक्रिया के बाद भी हम इसको कर सकते हैं। यानी ये कताई से पहले रंगे जाते हैं। यदि अच्छी प्रकार से रंग ना चढ़े तो हम कताई के बाद भी इस क्रिया को कर सकते हैं। ये जो रंगाई होती है आपकी स्टॉक, ये जो रंगाई होती है काफ़ी सस्ती होती है, पूरी तरह से रंग प्रवेश नहीं कर पाता। जो तंतु हैं उनमें रंगाई से जो रंगे तंतु होते हैं यदि हम उनको काटने की प्रोसेस की जाती है तो उसमें भी कठिनाई होती है, क्योंकि इनकी जो प्रतिस्कंदता होती है वो कम हो जाती है रंगने के बाद। तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं कताई करने पे। फिर बात करते हैं हम टॉप रंगाई की। तो ये आपकी कैसी होती है टॉप? सामान्यतः इस प्रकार की जो रंगाई है ये बटे हुए जो वस्टेड ऊन होती है उस पर की जाती है। जो स्टॉक थी ये तो हमारी कताई से पूर्व की जा रही थी, लेकिन जो टॉप रंगाई है ये बटे हुए वस्टेड ऊन जो होती हैं उन पे की जाती है। स्पेशली ये ऊन पर ही की जाती है, जिसमें क्या होता है छोटे तंतु जो होते हैं उनको पृथक करने हेतु कंघी करने की जो प्रक्रिया की गई है या सुलझाने के बाद इन्हें रस्सी के समान बनाया गया हो। अब इन पर टॉप रंगाई जो है ये कैसे करेंगे, छिद्र में एक चरखी होती है उस पर हम इनको लपेट देते हैं और फिर क्या करेंगे, हम रंगाई के लिए इसको घोल में डुबो देते हैं जो भी हमने घोल तैयार किया है। इस विधि से क्या होता है, एक समान रंगाई होती है और घोल में निकालने के बाद ऊन को खंगाल कर सुखा दिया जाता है। यानी कि इसमें हम ऊन को रंगते हैं, पहले हम उनको छोटे तंतुओं को पृथक कर लेंगे कंघी जो प्रोसेस हमारी कॉम्बिंग प्रोसेस होती है उसके द्वारा। फिर हम तंतु को सुलझा लेंगे, फिर सुलझाने के बाद एक छिद्र में चरखी होती है उस पर लपेट देते हैं। लपेटने के बाद फिर हम उसको घोल में डुबो देते हैं और फिर हम घोल में डुबोने के बाद जब रंगाई हो जाती है उनको निकालने के बाद सुखा देते हैं। तो ये हमारी टॉप रंगाई कहलाती है। फिर हम देखते हैं सूत्र रंगाई यानी यार्न डाइंग। ये आपकी कैसी होती है, इसमें क्या होता है तंतुओं को काट कर सूत बनाने के बाद ये रंगाई की जाती है। यानी जो हमारी काटने की प्रोसेस थी वो तो हमारी हो गई, अब हमारे पास धागा है तो हम धागे को इसमें रंगते हैं। यानी सूत्र को रंगाई के लिए रंग में डुबोया जाता है। इसमें क्या होता है, इसको चरखियों पर या लच्छियों के रूप में रंगा जाता है। यानी हमारे पास बहुत सारी लच्छियाँ हो गई, जो धागा है उसकी, इसको हम लोग लच्छी रंगाई भी कहते हैं। जो हमारी सूत्र रंगाई है इसमें सूत को रंगा जाता है। फिर बात करते हैं हम क्रॉस रंगाई की। तो क्रॉस रंगाई कैसी होती है, इसमें तंतुओं को मिश्रित करके रंगाई की जाती है। जैसे कि आपके ऊनी तंतु हो गए या सूती हो गए कॉटन के या फिर लिनिन हो गए, इन सब को क्या करेंगे मिक्स कर देंगे, या जो भी हमारे सेलुलोज फाइबर हो गए या मानव निर्मित रेशे हो गए उनको हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद ये रंगाई करते हैं। लेकिन क्या होता है ऐसी अवस्था में, जो तंतु होते हैं उनमें तो विभिन्नता होती ही होती है, साथ ही जब हम रंगाई की प्रोसेस करेंगे तो उनमें भी विविधता होती है। कुछ तंतु जो होते हैं वो तो रंग जाते हैं लेकिन कुछ तंतु इसमें रंग नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जब वस्त्र तैयार हो जाता है तो बाद में हम रंगाई की प्रक्रिया भी करते हैं। तो क्रॉस रंगाई में हम मिश्रित रंगाई करते हैं, यानी मिश्रित तंतुओं को लेते हैं। सूत्र में क्या किया था, हमने धागे को रंगा था। टॉप में क्या किया था, जो ऊन थी उसको रंगा था, ठीक है, ऊन जो ऊनी वस्टेड ऊन होती है उसको रंगते हैं। स्टॉक में हमने क्या किया था,
जो स्टॉक रंगाई थी उसमें हमने कताई से पहले ही तंतु अवस्था में रंगाई की थी। फिर बात करते हैं हम डॉप रंगाई की। डॉप रंगाई कैसी होती है? इसमें क्या होता है, जो मानव निर्मित तंतु हैं उनको एक स्प्रिनेट से निकालने से पूर्व ही घोल में रंग मिला दिया जाता है। इस विधि में समय धन की बचत होती है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी से होती है। इस विधि में वस्त्र पर पक्का रंग चढ़ता है क्योंकि हम इसमें एक स्प्रिनेट के माध्यम से निकाल कर रंग घोल में मिला रहे हैं। ठीक है, अब फिर आगे बात करते हैं हम वस्त्र रंगाई यानी कि पीस डाइंग। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास हमारा जो वस्त्र है वो बुनकर आ जाता है जिसे हम ग्रे गुड्स कहते हैं, उसके बाद जब हम उस पर परिसज्जा करते हैं तो वो हमारी रंगाई की परिसज्जा करते हैं, उसे हम वस्त्र रंगाई कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इस प्रोसेस में एक रस्सी के समान वस्त्र को घुमाकर उसे मोड़ लेते हैं, यानी जो भी हमारी डंडी वगैरह है उस पर हम मोड़ लेंगे या फिर सिंपल तरीके से हम उसको घुमा देते हैं कपड़े को। फिर हम उसको एक टब वगैरह में या कोई भी पात्र हो उसमें हम रंग में डुबो देते हैं। इसमें एक समान तरीके से रंग चढ़ता है। ये जो रंग होते हैं पक्के होते हैं, अच्छी तरीके से वस्त्र में ये प्रवेश कर जाते हैं, तो इसमें हम वस्त्र की रंगाई करते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम रंगाई के समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो जब भी हम अपने वस्त्रों को रंग रहे होते हैं तो हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि जो हमारी रंगाई है वह अच्छी से हो। तो इसमें रंग का सही चुनाव, जो भी हम अपना रंग करना चाह रहे हैं हम उसका सही चुनाव कैसे करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस टाइप के वस्त्र को रंग रहे हैं। जैसे कि हम सूती वस्त्र को रंग रहे हैं या फिर लिनन या ऊन या रेशम, किस वस्त्र को हम रंगना चाह रहे हैं या तंतुओं को रंगना चाह रहे हैं, तो उनके बारे में हमें जानकारी हो, उसी के हिसाब से हम इसको चुनाव कर सकते हैं रंग का। आजकल तो आपने देखा होगा जो रंग है वो बंद डिब्बों में आते हैं और डिब्बों पर जो भी निर्देश लिखे होते हैं उनके अनुसार हम देख लेते हैं कि कौन सा रंग किस वस्त्र के लिए उपयुक्त तो होगा। फिर बात करते हैं हम डिब्बे पर लिखे निर्देशों को पढ़ना। तो जब भी हम अपना रंग खरीद रहे होते हैं तो जो भी उस पर निर्देश लिखे होते हैं उनको पढ़ लेना चाहिए कि कौन सा रंग किस वस्त्र के लिए है या कितना हमें यूज़ करना है, ये सब हमें देख लेना चाहिए। फिर बात करते हैं हम रंगाई से पूर्व समुचित तैयारी। तो जब भी हमें अपने वस्त्र को रंगना हो तो उससे पहले हमें तैयारियां कर लेनी चाहिए, यानी कि सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए। जिस भी पात्र का हम प्रयोग कर रहे हैं उसको देख लेना चाहिए। पात्र हमारा ऐसा होना चाहिए, यानी टब वगैरह हमारा ऐसा हो जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया ना हो, यानी कि लोहे या स्टील वगैरह का इस टाइप के ना हो पात्र, या जैसे तांबे वगैरह का जिससे कि रासायनिक प्रतिक्रिया हो, ऐसा कोई हमें पात्र नहीं लेना चाहिए। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। लकड़ी का जो स्पून टाइप का होता है वो हमें लकड़ी का यूज़ करना चाहिए। और हमें ये भी देख लेना चाहिए कि जिस भी वस्त्र को हम रंग रहे हैं वो मैला ना हो। यदि वह मैला है तो हम पहले उसको धो लें, अच्छे से साफ़ कर लें, जिससे क्या होगा जो हमारी रंगाई है वह अच्छी होगी। साथ ही हम ये देख लें कि वस्त्र पर कोई फैंसी बटन क्लिप तो नहीं लगा है। अगर लगा है तो पहले हम उसको निकाल लें जिससे कि वस्त्र जो है हमारा अच्छी तरह से रंग जाए और जो भी उसकी फैंसी बटन क्लिप वगैरह है उन पर रंग ना चढ़े, तो हम उनको पहले ही निकाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अच्छी तरीके से किसी भी ब्लीचिंग पाउडर से धोना भी आवश्यक होता है। यदि वस्त्र पर कोई पहले से ही कोई रंग चढ़ा है तो हम पहले उसे ब्लीचिंग पाउडर से धोना चाहिए, फिर उसके पास दूसरा रंगाई की प्रोसेस हमें करनी चाहिए। तो ये तो हो गई थी हमारी ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है, हमने इसमें क्या क्या देखा। पहले हमने देखा रंगों के प्रकार, जिसमें हमने प्राकृतिक कृत्रिम दोनों रंगों को देखा जो हमें वनस्पतिक प्राणिज खनिज से प्राप्त हो रहे हैं। कृत्रिम रंगों को हमने देखा। कृत्रिम रंग में हमने देखा कि कब इनकी खोज हुई थी, तो हेनरी विलियम पर्किन ने इनकी खोज की थी। कब की थी? 1856 में इनकी खोज की थी। फिर हमने कृत्रिम रंगों की बात की, क्षारीय रंग, ऑक्सीकारक रंग, ये सारे रंग हमने पढ़े थे। फिर बात की थी हमने रंगाई की विधियाँ कौन कौन सी हैं, डाइंग मेथड। इसमें हमने स्टॉक रंगाई पढ़ी थी। स्टॉक रंगाई जिसमें जो कताई की प्रक्रिया है तंतु कताई की, तो उससे ही पहले हम वस्त्रों को रंगते हैं। टॉप में क्या होता है,
इसमें जो वैसी जो हमारे पास ऊन के वस्त्र ऊन के रेशे हैं उनको हम रंगते हैं। दूसरा था सूत्र रंगाई, यार्न रंगाई, जो हमारे पास सूत है उसे बनाने के बाद रंगाई इसमें की जाती है। क्रॉस रंगाई हमने पढ़ी थी। क्रॉस रंगाई में जो भी हमारे पास तंतु हैं उनको मिक्स करने के बाद हम रंगाई करते हैं। टॉप रंगाई हमने पढ़ी थी। जो भी मानव निर्मित तंतु हैं उनको स्प्रिनेट के माध्यम से हम इस पर वस्त्र की रंगाई करते हैं। फिर हमने बात की थी वस्त्र रंगाई की। इसमें क्या होता है, हमारे पास वस्त्र होता है, यानी बुनाई करने के बाद जो हमारे पास ग्रे गुड्स होता है, वस्त्र होता है, यदि हम उस पर परिसज्जा करनी हो तो हम उस पर वस्त्र रंगाई की परिसज्जा करते हैं। तो इसमें फिर हमने देखा था ध्यान रखने योग्य बातें, रंग का सही चुनाव होना चाहिए, डिब्बे पर लिखे निर्देशों को पढ़ना, रंगाई से पूर्व की समुचित तैयारी। तो ये टॉपिक आपका यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम देखेंगे प्रिंटिंग का प्रोसेस, यानी छपाई प्रक्रिया क्या है और कितने टाइप की छपाई प्रक्रिया होती है। यदि किसी को इसमें डाउट हो, जो भी हमने रंगाई की बातें इसमें देखी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें।